अंबर के पास ब्रीफ केस भी था जिसमें 12 बोर का जर्मन पिस्तौल था, गोलियों का डिब्बा था, एक रिकॉर्डर कैसेट प्लेयर था, दर्जन भर जापानी बड़े हुए कैसेट थे, एक पत्थर का सिगरेट लाइटर था जो पेट्रोल से चलता था, एक माचिस थी, कैलकुलेटर कम वक्त थाने में ही रह गया था, सोने की डली थी, एक पतलून थी। ये हिंदुस्तानी हिंदू थे जो अंबर को लिए जा रहे थे। उनका काम सिर्फ लूट मार करना ही था। वो चाहते थे कि किले के करीब ले जाकर अंबर को मार डाले, उसका सामान लूट ले। अंबर खामोशी से ब्रीफ केस उठाए उनके साथ चला जा रहा था। ये हिंदू धोतिया कुर्ते पहने हुए थे, सरों पर 100 साल पहले के जमाने की पगड़ियां थी, हाथों में तलवारें पकड़ कर रखी थी और इनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वो आपस में पुराने जमाने की ठेठ हिंदी जुबान में बातें कर रहे थे। एक हिंदू ने कहा, अरे अरे कुल्लू, इस कंपनी बहादुर के लौंडे को यही दबोच ले क्या? कुल्लू बोला, तो फिर देर काहे की है, कर ले जो करना है, पकड़ लियो साले को। और उन्होंने अंबर को रोक लिया और इसके हाथ से ब्रीफ केस छीन कर उसे खोल कर देखा। वो कैसेट प्लेयर वगैरह को बड़ी हैरानी से तकने लगे। ये कहाँ है रे? इनकी समझ में ना आने वाली चीजें थी ये। फिर उन्होंने पिस्तौल और सोने की डली देखी तो बोले, अरे ये तो सोना है रे, ये तमंचा कैसा है रे कल्लू? अभी वो ये चीजें देख रहे थे कि अम्मा ने कैसेट प्लेयर का बटन दबा दिया। इस वक्त इत्तेफाक से कैसेट प्लेयर पर वो टेप चढ़ा था जिसमें बमों के धमाके और बिजली के कड़ाके रिकॉर्ड किए हुए थे। बमों के बटन के दबाते ही कैसेट प्लेयर के लाउड स्पीकर में से 1980 के जमाने के खतरनाक बमों के धमाकों की कान फाड़ देने वाली आवाजें बुलंद हुई। अंबर ने उनकी आवाज फुल कर दी। चारों हिंदू लुटेरे उछलकर एकदम से पड़े हट गए। वो समझे पर कि इन पर अंग्रेजी तोपों ने गोले बरसाने शुरू कर दिए हैं। उनको एक दूसरे का होश न रहा। वो तलवारें फेंक कर ऐसे भागे कि मुड़कर भी ना देखा। अंबर ने इस वक्त तक टेप बंद नहीं किया जब तक कि हिंदू लुटेरे दूर किले की खाई के पार उसकी आंखों से ओझल न हो गए। ये अंबर का पहला साइंस के जमाने का मुजाहरा था जो बड़ा कामयाब साबित हुआ था। अंबर ने जब देखा कि गदर के हिंदू लुटेरे गायब हो चुके हैं तो इसने सारी चीजें उठाकर ब्रीफ केस में रखी, रिकॉर्डर प्लेयर का बटन दबाकर उसे बंद कर दिया और चलने से पहले सोचने लगा कि उसे अपना लिबास तब्दील कर देना चाहिए, क्योंकि इस जमाने की अंग्रेजी फौज भी यही पतलून पहनती थी और अंबर ने भी तंग पांचों की पतलून और बूशर्ट शर्ट पहन रखी थी। उसे किले के अंदर अंग्रेजों का जासूस समझकर पकड़ लिया जाएगा। फिर उसने सोचा कि अगर उसे पकड़ भी लेंगे तो इसका क्या बिगाड़ लेंगे। वैसे भी इसके पास गदर के जमाने का मुगली लिबास नहीं था। वो ब्रीफ केस उठाकर आगे रवाना हुआ। किले की दूसरी तरफ से बराबर तोपों के धमाकों की आवाजें आ रही थी। अंग्रेजी फौज ने किले पर हमला कर दिया। अंबर ने तारीख में पढ़ा भी था और अपने पहले सफर में देखा भी था कि अंग्रेजों ने आकर जाकर किले पर कब्जा कर लिया था और शहजादों को कत्ल कर दिया गया था और बहादुर शाह जफर को रंगूने जला वतन कर दिया गया था। अंबर इस अंजाम को बदल नहीं सकता था क्योंकि ये तारीख का फैसला था और इस अंजाम के हिसाब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख आगे बढ़ी थी। अगर वह बादशाह के साथ मिलकर अंग्रेजी फौज का मुकाबला भी करे और इसकी तोपों को तबाह भी कर देगा, जब भी वो तरीका फैसला नहीं बदल सकता था, क्योंकि अगर अंग्रेजों को शिकस्त हो गई, बहादुर शाह जफर बादशाह बनकर दोबारा तख्त पर बैठ गया तो तरीके आने वाले वाकयात सारे के सारे उलट पलट हो जाने का खतरा था। इसलिए अंबर ने सोचा कि वह जरूरत से ज्यादा इस जंग में दखल नहीं देगा, क्योंकि बहादुर शाह जफर की किस्मत में तकदीर ने शिकस्त लिख दी है और वो तकदीर के फैसले को हरगिज नहीं बदल सकता। इस ख्याल को अपने जहन में अच्छी तरह से बिठाकर अंबर किले की खाई के करीब आकर रुक गया। वो किसी तरह से किले के अंदर जाना चाहता था। खाई के पार लाल किले की दीवार थी। इस वक्त किले की दीवार की हालत बिल्कुल ठीक ठाक थी। बड़ी पक्की दीवार थी और खाई भी पानी से भरी हुई थी। उसने दिल्ली शहर की जानिब निगाह की जो इसके पीछे था। शहर बड़ा पुराना था और पुरानी इमारतों की छतें दूर से साफ नजर आ रही थी। शहर में एक दो जगहों से धुआं उठ रहा था। अंग्रेजी फौज शहर की फसील को तोड़कर किले की दीवार के पास पहुंच चुकी थी और अब अपनी पुरानी तर्ज की तोपों से लोहे के गोले बरसा कर इस दीवार को भी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। गोया जब अंबर गदर के जमाने में आया तो ये इसका आखिरी वक्त था और हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का आखिरी चिराग दमों पर था और बुझने ही वाला था। अंबर ने देखा कि उसके आसपास दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। फिर उसने मलका नफरीती के तवीज पर हाथ रखा
जोर जरा सा ऊपर को उछला और हवा में ऊपर उठ गया। अब उसने हवा में उड़ना शुरू कर दिया था और उड़ते उड़ते किले की खाई को अबूर कर लिया। खाई की दूसरी जानिब ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी, जंगली कांटेदार झाड़ियां थी। किले की दीवार ऊपर तक उठती चले गई थी। कुछ रोज पहले जब वो मार्टरन दिल्ली में आया था तो उसने इस दीवार को बड़ी खस्ता हालत में देखा था, लेकिन अब ये दीवार बड़ी पक्की और उम्दा हालत में थी। कहीं से भी कोई ईंट पत्थर उखड़ा हुआ नहीं था। अंबर दीवार के पास एक जगह पहुंचकर रुक गया। इसका इरादा यहाँ से किले की दीवार पार करने का था। दूसरी तरफ क्या होगा इसे मालूम ना था। बहरहाल ये खतरा उसे मोड़ लेना ही था, चाहे दूसरी तरफ वो आग में ही क्यों ना गिर पड़े। उसे किसी न किसी जगह से किले की दीवार को पार करना ही था। उसका दिल कर रहा था कि अंबर यहाँ से दीवार फलांग जाओ। बस अंबर ने तवीज पर हाथ रखकर जमीन से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू कर दिया। वो दीवार के साथ साथ एक लिफ्ट की तरह से ऊपर जा रहा था। किले की दीवार के ऊपर जाकर वो बड़ी बड़ी पत्थरों की बुर्जियों के दरमियान रुक गया। उसने दूसरी तरफ देखा। इसके सामने दीवार के नीचे एक खुशनुमा बाग था, मगर घास के तख्तों और फलदार दरख्तों पर वीरानी छाई हुई थी। आमों के झुंड ऊपर के तख्तों पर भी थे। इसके पीछे बादशाह का बहुत बड़ा महल था। अंग्रेजी तोपों और मुजाहिदीन की तोपों की आवाज यहाँ भी सुनाई दे रही थी। संगमरमर की शानदार रोशों और शाही महलात के बरामदों में कुछ कनीजे और शहजादे अंबर ने अफरा तफरी के आलम में इधर उधर भागते देखे। अंबर किले की दीवार से नीचे उतर आया। वो आमों के झुंड की तरफ चलने लगा। यहाँ उसने सफेद संगमरमर की बनी हुई मस्जिद देखी, जिसे मोती मस्जिद कहते थे। इस मस्जिद में कुछ मुगल दरबार ही खुदा के हजूर सजदा किए गिर गिरा कर दुआएं मांग रहे थे। अंबर इस रोश पर आ गया जो सीधी महल के पहले बरामदे की सीढ़ियों को जाती थी। यहाँ एक कनीज ने अंबर को देख लिया और अचानक फरंगी आ गया चीखती हुई भाग गई। अंबर जानता था कि उसकी अंग्रेजी पतलून से हर कोई उसे फरंगी यानी अंग्रेज या अंग्रेजों का जासूस समझेगा। वो महल के बरामदे में आ गया। यहाँ कुछ दरबारी इधर उधर परेशान खड़े आपस में बातें कर रहे थे। उनके लिबास मुगली थे, जैसे कि आपने मुगल जमाने की कहानियों वाली फिल्मों में देखे होंगे। वो अंबर को देखते ही रह गए और फिर सब एक जगह जमा होते और अंबर की तरफ बढ़े। इतने में एक शहजादा भी वहां आ गया। उसने सुरख शोलों का और चूड़ीदार पजामा पहन रखा था। सलीम शाही जूती पर हीरे मोती लगे थे। सर पर एक मोर के पंख वाली पगड़ी थी। इन लोगों ने तलवारें निकालकर अंबर को घेरे में ले लिया। शहजादे ने कड़क कर पूछा, क्या तुम्हें फरंगियों ने भेजा है? एक दरबारी ने कहा, शहजादे आलम ये फरंगी जासूस है, इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। दूसरे दरबारी ने कहा, इसे पकड़कर फौरन बादशाह हुजूर के पास ले जाया जाए। एक और दरबारी तलवार लहराकर आगे बढ़ा और बोला, शहजादा आलम इजाजत दीजिए कि मैं इस फरंगी गुलाम की गर्दन उखाड़ दूं। शहजादे ने तलवार वाला हाथ ऊपर उठाकर कहा, ठहरे, शायद ये अंग्रेजों की तरफ से सुलह का पैगाम लेकर आया है। फिर शहजादे ने अंबर की तरफ तलवार की नोक का इशारा करके कहा, बोलो, अंग्रेजों ने तुम्हें हमारे पास सुलह का पैगाम लेकर भेजा है। अंबर अब तक खामोश था, इन सब की बातें खामोशी से सुन रहा था। जब शहजादे ने अंग्रेजों की सुलह करने की बात की तो वो दिल में हंस दिया कि ये आराम पसंद बुज़दिल शहजादे शाही महल में चूड़ीदार पजामे पहनकर क्या सोच रहे हैं। उसने कहा, अरे शहजादे, अंग्रेजी फौज ने तो आपके सारे दिल्ली शहर पर कब्जा कर लिया है और अब महल की दीवार भी टूटने वाली है। फिर भला वो आपसे सुलह की बात क्यों करने लगे? मुगल शहजादा अंबर के इस बेबाकाना जवाब पर चौंक पड़ा। दरबारियों में भी गुस्से की लहर दौड़ गई। शहजादे ने कहा, तो फिर तुम इनके जासूस हो, तुम जासूसी करने आए हो शाही महल में। अंबर ने गदर की सारी तारीख पड़ी थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, जासूस तो आपके शाही महल के अंदर मौजूद हैं। आपके अपने मुसलमान भाई और रिश्तेदार अंग्रेजों के बाकायदा तनख्वाहदार जासूस हैं। फिर मुझे जासूसी करने की क्या जरूरत है? इस जवाब पर एक सेकंड के लिए सब पर मौत की सी खामोशी छा गई। सब जानते थे कि महल के अंदर क्या क्या साजिशें हो रही हैं, बल्कि उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन साजिशों का हिस्सा थे। ऐसे में दो आदमी गुस्सा खाकर तलवार खींचकर अंबर पर हमला करने बढ़े। 12 बोर का शानदार इंतहाई मॉडर्न रिवॉल्वर अंबर की जेब में था। जो ही दो मुगल दरबारियों ने अंबर पर तलवार उठाई, अंबर ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर फायर कर दिया। गोली एक हमला करने वाले की तलवार के दस्ते के करीब लगी और तलवार दो टुकड़े होकर नीचे गिर पड़ी। रिवॉल्वर के धमाके और तलवार के टूटने से वो लोग पीछे हट गए। इस जमाने में बड़े
बड़े और लंबे लंबे तमंचे हुआ करते थे। ये तमंचा बारूद और सिक्का भरकर फायर किया जाते थे और जब चलते थे तो इसकी मोटी नाली में से बेपनाह धुआं निकलता था, मगर जो छोटा सा रिवॉल्वर अंबर के हाथ में था, इसमें से ना धुआं निकला था ना शोला निकला था। एक ऐसी गोली निकली थी जिसने बिजली की चमक बनकर तलवार के 2 टुकड़े कर दिए थे। शहजादे ने कहा, तुम्हारी उर्दू भी हमसे काफी मुख्तलिफ है, तुम्हारा तमंचा भी हमारे हथियारों से बहुत अच्छा है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? अंबर ने रिवॉल्वर को हाथ में घुमाते हुए कहा, शहजादे, अभी मेरे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम लोगों ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी। तुम कौन हो? एक मुगली दरबार ने बुलंद आवाज से पूछा था। अंबर ने रिवॉल्वर का रुख उस दरबारी की तरफ करके कहा, ज्यादा चीखने की कोशिश ना करो, नहीं तो मेरे रिवॉल्वर की एक ही गोली तुम्हारी आखिरी चीख निकालकर खामोश कर देगी। शहजादे ने कहा, तुम जो कोई भी हो हमारे साथ आओ, हम तुम्हें बादशाह सलामत के पास ले चलते हैं, वो तुमसे मिलकर खुश होंगे। अंबर ने सोचा कि चलो बादशाह सलामत से जरूर मिलना चाहिए, अगरचे वो बादशाह को और इसकी सल्तनत को तबाही से बचा नहीं सकता, क्योंकि वो तरीके फैसले बल्कि जो हो चुका है उसे तब्दील नहीं कर सकता, फिर भी और कुछ नहीं तो कम से कम छोटे मोटे खून खराबे से तो शाही खानदान को महफूज कर देगा। वो शहजादे और दरबारियों के साथ शाही गुलाम गर्दिश में से होकर बादशाह की ख्वाबगाह की तरफ चला, लेकिन शहजादे और दरबारियों के दिल में खोट था। वो इसे इधर उधर महल की गुलाम गर्दिशों में घुमा कर एक जीने से नीचे ले गए। यहाँ उसे एक कोठरी के खुले दरवाजे की तरफ इशारा कर कहा, बादशाह सलामत जंग की वजह से नीचे तह खाने में है, तुम अंदर चलो। अंबर अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही पीछे लोहे और पत्थरों का बना हुआ बारी दरवाजा नीचे गिर पड़ा। अंबर अंधेरी कोठरी में बंद हो गया। अंधेरा इतना था कि अंबर को हाथ से हाथ नजर नहीं आ रहा था। खुदा का शुक्र है कि ब्रीफकेस उसके पास ही था। उसने इसमें से सिगरेट लाइटर निकालकर जलाया। लाइटर की रोशनी में उसने देखा कि वो एक छोटी सी तंग पथरीली कोठरी में बंद है, जिसका ना कोई रोशनदान ना खिड़की है। एक ही दरवाजा था जो पत्थर की दीवार बनकर दीवार के साथ दीवार हो गया था। अंबर ने लाइटर बुझा दिया। वो पेट्रोल जाया नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि एक बार सिगरेट लाइटर का पेट्रोल खत्म हो गया तो फिर इसमें डालने के लिए पेट्रोल कहीं से नहीं मिल सकेगा। इसलिए कि ये 1857 में तो पेट्रोल अभी दरियाफ्त भी नहीं हुआ था, लेकिन इसने पत्थर का सिगरेट लाइटर इसीलिए लिया था कि शायद वो इसमें किसी दूसरे किस्म का तेल डालकर रोशन कर सकेगा। सिगरेट लाइटर के बुझने से कोठरी में दोबारा से गप अंधेरा हो गया। अंग्रेज जासूस। महल में शोर मच गया कि अंग्रेजों का एक जासूस पकड़ा गया है। वहाँ पहले से अफरा तफरी मची थी। शाही महल के अंदर भी हकीम एहसनुल्लाह अंग्रेजों के जासूस थे और अंग्रेजों को मजबूर कर रहे थे कि वो महल छोड़कर हुमायूं के मकबरे चले जाएं। अंग्रेज चाहते थे कि बादशाह जो ही महल छोड़कर मकबरे में जाएंगे उन्हें और शहजादों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहादुर शाह जफर बूढ़ा हो चुका था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हकीम एहसनुल्लाह को जब खबर हुई कि महल में अंग्रेजों का जासूस पकड़ा गया तो वो बड़ा हैरान हुआ कि इसके होते हुए अंग्रेजों ने एक और जासूस क्यों भेज दिया। उसने शहजादे से कहा कि वो इस जासूस के पास ले चले। शहजादे ने कहा कि उसके पास एक ऐसा तमंचा है कि जब चलता है तो ना धुआं निकलता है ना ज्यादा धमाका होता है, और इसकी तलवार के 2 टुकड़े कर देती है गोली इसकी। हकीम ने हैरानी से पूछा, ऐसा तमंचा उसे कहां से मिल गया? कंपनी बहादुर ने कोई नई इजाद कर ली है क्या? ये शहजादा भी हकीम एहसनुल्लाह से मिला हुआ था। दोनों ने यह तय किया कि इस जासूस की खबर बादशाह को ना होने देंगे और अंग्रेज कमांडर कर्नल हिंडसन को आदमी भेजकर पूछा जाएगा कि क्या उन्होंने कोई जासूस भेजा है। शाम को खबर मिली कि अंग्रेजों ने किसी जासूस को नहीं भेजा। हकीम एहसनुल्लाह ने शहजादे से कहा, मैं ना कहता था कि अंग्रेज हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता। शहजादे ने कहा, तो फिर ये नौजवान कौन है? चलकर देखना चाहिए। इन बातों में शाम हो गई। अंग्रेजी फौज की गोलाबारी सुस्त पड़ चुकी थी। पीछे से गोला बारूद आ रहा था। किले के ऊपर मोर्चों पर बैठे मुजाहिदीन ने भी हाथ रोक लिया। अंग्रेज कमांडर ने फैसला किया कि आधी रात को किले के ऊपर चढ़कर हमला करने की कोशिश की जाए। उधर अंबर कोठरी के अंधेरे में बैठे बैठे तंग आ गया था। उसने सोचा यहाँ से बाहर निकलने की तदबीर करनी चाहिए। वो कोठरी के पत्थर के दरवाजे के पास आया। उसने दीवार को हाथ लगाकर देखा। दीवार फुलाद की तरह से सख्त थी। अंबर के लिए यह दीवार इतनी मजबूत नहीं थी कि वो इसे तोड़ ना सकता। अंबर के पास बहुत ताकत थी। कुदरत ने उसे इतनी ताकत दे रखी थी कि वो बड़े से बड़े दरख्त और चट्टान को जड़ से उखाड़ सकता था। लेकिन इस वक्त उसे अपना दोस्त बाई नाग और मारिया बहन बहुत याद आ रहे थे। अब मैंने सोचा कि देखना चाहिए यहाँ कोई आदमी उसके पीछे आता है कि नहीं। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा।
آخر اسے کوٹری کے باہر سے تہہ خانے کے پتھریلے فرش پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ اتنے میں پتھر کا دروازہ اپنے آپ پڑے ہٹ گیا اور اس کے سامنے حکیم احسن اللہ اور شہزادہ عالم کھڑے تھے۔ بڑے غور سے امبر کو دیکھ رہے تھے۔ تم کون اور کہاں سے آئے ہو؟ حکیم احسن اللہ نے کہا۔ امبر نے کہا پہلے یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ حکیم نے کہا میرا نام حکیم احسن اللہ ہے۔ امبر نے تاریخ پڑھی تھی اور تاریخ میں اسے سفر بھی کیا تھا۔ تاریخ اس کے آنکھوں کے سامنے سے گزری تھی۔ دنیا کے ہر ملک کے بڑے بڑے واقعات کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی حکیم احسن اللہ ہے جس نے انگریزوں کے ساتھ مل کر بہادر شاہ ظفر سے غداری کی تھی۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ وہ اب بھی غداری کر رہا تھا اور امبر اسے ایسا کرنے سے روک نہیں سکتا تھا کیونکہ اب اسے اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ تاریخ کے واقعات کی زنجیر کی کسی کڑی کو بیچ میں سے الگ کر دے، کیونکہ اس طرح سے دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو سکتا تھا۔ امبر خاموش رہا اور حکیم احسن اللہ کو غور سے دیکھنے لگا۔ اچھا ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے غدار۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ایک مکہ مار کر اس غدار کو ہمیشہ کی نیند سلا دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس شخص کی غداری کرنا تھی اس شخص کو، یہی تقدیر میں لکھا تھا، اور امبر تقدیر کے لکھے کو خاص طور پر ان واقعات کو جو ہو چکے تھے نہیں مٹا سکتا تھا۔ اس نے حکیم احسن اللہ سے کہا مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ شہزادہ عالم نے بولا کہ وہ کس لیے؟ تم کون ہوتے ہو؟ بادشاہ سلامت سے ملنے والے۔ امبر بولا اور تمہارے پاس یہ جو چیزیں ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ امبر کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا میں سب کچھ جانتا ہوں کہ تم دونوں کون ہو اور مغلیہ سلطنت کے آخری چراغ کو بجھانے کے لیے کیا کیا جتن کر رہے ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم دونوں انگریزوں کے لیے جاسوسی کرتے ہو۔ حکیم احسن اللہ کو انگریز جاسوسی کے عوض بھاری رقم دیتے ہیں اور تمہیں حکیم نے ولی عہد بنانے کا لالچ دے رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے۔ دونوں غصے سے کانپنے لگے۔ حکیم احسن اللہ کا تو رنگ ہی سرخ ہو گیا۔ تمہاری یہ ہمت کہ مجھ پر جاسوسی کا الزام لگاؤ؟ امبر نے مسکراتے ہوئے کہا اے غدار انسان، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ شرم ہو تو چولہے بھر پانی میں جا کر ڈوب مرو۔ آنے والی مسلمان قوم تمہیں ہمیشہ غدار اور ذلیل ترین انسان کے نام سے یاد کریں گے۔ حکیم احسن اللہ نے آگے بڑھ کر پوری طاقت سے امبر کے سر پر تمانچہ مار دیا۔ تمانچہ اس قدر زوردار تھا کہ کوٹری کی فضا گونج اٹھی، مگر امبر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ دوسری طرف حکیم احسن اللہ کا ہاتھ زخمی ہو گیا، جیسے کسی پتھر کے ساتھ ہاتھ ٹکرا گیا ہو۔ امبر نے کہا تم اب بھی مجھے نہیں جانتے غدار حکیم۔ میں تمہیں اب بھی کھڑے کھڑے جہنم میں پہنچا سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ حکم ربی ہے کہ تم زندہ رہو اور غداری کرو، اور آنے والی نسلیں تمہیں غدار ملت کے نام سے یاد کر کر تمہیں رہتی دنیا تک پٹکار ڈالتی رہیں۔ حکیم احسن اللہ نے شہزادے کی طرف دیکھ کر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ گھبراہٹ محسوس کرنے لگا تھا۔ دونوں فوراً کوٹری سے باہر آ گئے۔ ان کے جاتے ہی پتھر کا دروازہ فوراً بند ہو گیا۔ امبر نے اس طرف کوئی دھیان ہی نہ دیا۔ اسے سوچنا شروع کیا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ تاریخ کے واقعات میں دخل نہیں دے سکتا تھا۔ وہاں آیا تو ضرور تھا کہ وہ باہر نکل کر دکھی اور زخمی لوگوں کی مدد ضرور کر سکتا تھا۔ اس نے کوٹری سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، دیوار کے دروازے کے پاس آیا، پتھر پر دونوں ہاتھ رکھے اور پوری طاقت سے اسے دھکا دیا۔ پتھر کا دروازہ ٹوٹ کر ایک دھماکے کے ساتھ دور جا گرا۔ امبر کوٹری سے باہر نکل آیا۔ وہ اندھیری راہداری میں سے ہوتا ہوا ایک زینہ چڑھ کر چھوٹی سی برچی میں سے نکل آیا۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ وہ قلعے کی چھت پر تھا اور دوسری جانب مغل سپاہی اور مجاہدین توپوں میں گولے بار رہے تھے۔ قلعے کے نیچے میدان میں انگریزی فوج کے کیمپوں میں لالٹین کی روشنیاں ہو رہی تھیں۔ وہ کسی وقت کوئی توپ چل جاتی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے امبر کو کسی نے نہ دیکھا۔ وہ چھت پر فصیل کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا مغرب کی طرف آ گیا۔ یہاں ایک گول برج تھا جس میں سے سیڑھی نیچے جاتی تھی۔ امبر یہاں سے اترا تو وہ قلعے کے شاہی محل میں تھا۔ یہاں سنگ مرمر کے چبوترے پر سرخ رنگ کا قالین بچھا تھا۔ ستونوں کے ساتھ مخمل کے پردے لٹک رہے تھے۔ امبر آگے بڑھا۔ وہ بادشاہ سے مل کر اسے اتنا ضرور کہنا چاہتا تھا کہ وہ حکیم احسن کی باتوں میں آ کر ہمایوں کے مقبرے نہ جائے۔ امبر کا خیال تھا کہ اس طرح سے وہ کم از کم شہزادوں کو قتل ہونے سے بچا سکے گا، کیونکہ مغلیہ سلطنت کی شکست تو لکھی جا چکی تھی۔ ہاں، کم عمر شہزادوں کی جانیں اگر بچائی جائیں تو ہو سکتا ہے تاریخ پر اس کا زیادہ اثر نہ پڑے۔ برآمدہ آگے جا کر مڑ گیا۔ سامنے ایک خال کمرہ تھا۔ کچھ لوگ افراتفری میں ایک طرف کو بھاگ گئے۔ انہوں نے مغل درباریوں کا لباس پہن رکھا تھا۔ پھر اسے اپنے پیچھے دو آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی تھی۔ امبر جلدی سے پردوں کے پیچھے چھپ گیا۔
वो मुगल दरबारी बातें करते हुए तेज तेज कदमों से उसके करीब से गुजर गए। वो बादशाह सलामत को कोई खास बात बताने जा रहे थे। अंबर कुछ फासले पर रहकर उनके पीछे चल पड़ा। शाहीन महल की आराइश देखने वाली थी। जारफनूस, रेशमी कलीन, जरबफ्फत के पर्दे, जवाहरात से चमकती हुई दीवारें, मगर ये सब कुछ उदास था क्योंकि शाही महल पर आफत टूट पड़ी थी। अंग्रेजी फौज शाही महल के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। अंबर अचानक एक ऐसे दीवान में आ गया जहाँ सामने दो नेजा बरादर एक सोने चांदी के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। उन्होंने जो अपने सामने एक अंग्रेजी पतलून कमीज वाले को देखा तो चीखने लगे। उन्होंने तान कर उसकी तरफ बढ़े। खबरदार! अंबर ने दोनों हाथों से उसे पैर धकेल दिया। पहरेदार इतने धक्के से कोई 20 फुट के फासले पर जा गिरा। दूसरे पहरेदार ने अंबर पर नेजा फेंक दिया। ये बड़े माहिर तलवारबाज और नेजाबाज सिपाही थे। उन्हें खासतौर पर बादशाह की ख्वाबगाह के बाहर पहरे पर लगाया गया था। नेजा सीधा अंबर की छाती पर आ लगा और टूटकर 2 टुकड़े हो गया। पहरेदार ने तलवार नियाम से निकाल ली और अंबर पर हमला कर दिया। अंबर इस दौरान में भागकर दरवाजे के पास आ गया। उसने ब्रीफकेस में हाथ डालकर टेप को ऑन कर दिया। टेप बमों के धमाके वाली थी। एकदम से शाही ख्वाबगाह के बाहर भयानक धमाके की आवाज गूंजी। पहरेदार उछलकर दूर जा पड़ा। अंदर से हकीम एहसानुल्लाह, शहजादा मौजम और बख्त जान तलवारें तान कर बाहर आ गए। क्या हुआ? ये तोप कहाँ चली? अंबर ने हाथ उठाकर कहा, यह धमाका मैंने किया है। मुझे बादशाह सलामत के पास ले चलो। मैं बहुत दूर से उन्हें मिलने आया हूँ। बख्त खान ने तलवार की नोक अंबर के सीने पर रखकर कहा, तुम कौन हो? तुम्हें फरंगी ने भेजा है? अंबर सिपाही की जरा बख्तर और चाल ढाल से समझ गया कि ये अजीम बहादुर जनरल और सच्चा मुसलमान सिपाही बख्त खान है, जिसने आखिरी वक्त तक बादशाह को साबित कदम रखने की कोशिश की थी और अंग्रेज ने गदर के बाद इसका सर काटने के लिए जगह जगह छापे मारे थे, मगर जो उनके हाथ ना आया था। अंबर ने पूछा, क्या आप बख्त खान हैं? हाँ, मगर तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ तक पहुँचने की जुर्रत कैसे हुई है? अंबर ने कहा, अजीम जनरल, मैं हर जगह बिना रोक टोक पहुँच सकता हूँ। तलवार हटा लीजिए, क्योंकि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे बादशाह के पास ले चलें। हकीम एहसानुल्लाह ने कहा, यह शख्स झूठा है, बकवासी है। इसे अंग्रेजों ने जासूसी करने भेजा है। इसका सर कलम कर दो। अंबर ने कहा, जासूस मैं नहीं, तुम हो। अपने गिरबान में झांक कर देखो। हकीम एहसानुल्लाह को दरबार में वजीर की जगह हासिल थी। आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई थी कि इसकी तरफ आंख उठाकर भी कोई देख सके, और यह नौजवान लड़का उसे सबके सामने जासूस और गद्दार कह रहा था। उसने सिपाही को आवाज देकर कहा, इसे पकड़ लो, सूली पर लटका दो। सिपाही आगे बढ़े तो अंबर ने जेब से पिस्तौल निकालकर एक फायर किया। हल्के से धमाके के साथ गोली निकली और एक सिपाही की टांग को जख्मी करके उसे गिरा दिया। अंबर ने कहा, कोई और आगे बढ़ा तो मैं इसे जान से मार दूंगा। बख्त खान को मालूम था कि हकीम एहसन अंग्रेजों की जासूसी कर रहे हैं। जब अंबर इस राज को फाश किया तो बख्त खान का माथा ठनका कि यह नौजवान मुजाहिदीन का हमदर्द और अंग्रेजों का दुश्मन मालूम होता है। उसने तलवार नियाम में निकाल ली और अंबर से कहा, मेरे साथ आओ नौजवान। और वो अंबर को अंदर बादशाह की खिदमत में ले गया। अंबर ने देखा कमजोर और लागर बुरा बादशाह, बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह, तख्त पर तकिए से टेक लगाए खामोश बैठा था। उदास था। तस्बीह उसके हाथ में थी और आंखें छत पर लगी थी। अंबर ने बादशाह को कोरनश पेश की और कहा, आलम पनाह, मेरा नाम अंबर है। मैंने 5000 बरस पहले मुल्क मिस्र से अपने सफर को शुरू किया था। मैं तरीक के साथ सफर करता 1980 तक गया हूँ। मैंने अंग्रेजों के उरूज और फिर जवाल का जमाना देखा और अब फिर से 1857 में आकर वापसी का सफर शुरू कर दिया है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप हुमायूं के मकबरे में ना जाएं, क्योंकि इसमें आपके शहजादों की जान का खतरा है। हकीम एहसानुल्लाह ने टोकर कहा, जनाब पनाह, ये शख्स कोई पागल है। इसे दरबार में हाजिर होने की इजाजत नहीं देना चाहिए थी। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, इस दीवाने को किसने हमारे दरबार में हाजिर होने की इजाजत दी? शहजादा आलम ने चढ़ से कहा, हुजूर बख्त खान ने। बादशाह ने बख्त खान की तरफ देखा। अंबर ने कहा, जनाब पनाह, मैं दीवाना नहीं हूँ। मैं तरीक का फर्जंद हूँ। जो कुछ हो चुका है और जो कुछ आपके साथ होने वाला है, इसका मुझे इल्म है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसकी मुझे इजाजत नहीं है। हाँ, इतना जरूर अर्ज करूंगा कि अगर आप अपने बच्चों की जिंदगी चाहते हैं तो महल छोड़कर ना जाएं। इस पर शहजादा आलम और हकीम एहसानुल्लाह ने अंबर के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा कि इस नौजवान ने हमारे एक सिपाही को अपने तमंचे से जख्मी किया है। बख्त खान ने बादशाह से कहा, हुजूर अनवर, इस नौजवान अंबर की बातों पर गौर फरमाया जाए। मुझे इसकी बातों से सच्चाई की खुशबू आती है। बादशाह ने कहा कि आप लोग कुछ देर के लिए चले जाएं। मैं तन्हाई में इस नौजवान से कुछ बातें करना चाहता हूँ।
वक्त खान शहजादा आलम और हकीम एहसनुल्लाह आदाब बजा लाकर बाहर चले गए। बादशाह और अंबर ख्वाबगाह में अकेले रह गए। बादशाह ने अपने तख्त के बाएं जानिब की सोने की तारों वाली रस्सी को जरा सा खींचा, सामने वाला पर्दा हटा और मलकाए जीनत महल दो कनीजों के साथ अंदर आई और बादशाह के पास तख्त पर बैठ गई। उसने अंबर की तरफ शक और शुबह की निगाह से देखा, क्योंकि अंबर की पतलून उसे अंग्रेजों का आदमी ज़ाहिर कर रही थी। बादशाह ने अंबर की तरफ इशारा कर अपनी मलकाए जीनत महल को बताया कि यह नौजवान अपने आप को तरीक का फरजंद कहता है। जीनत महल ने कहा, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? अंबर ने ब्रीफ केस खोलकर टेप रिकॉर्डर निकाल लिया। सब इस अजीबोगरीब शय को हैरत से तकने लगे। बादशाह ने पूछा, ये क्या चीज़ है? अंबर ने कहा, हुजूर अनवर, ये चीज़ आज से 100 साल बाद ईजाद होगी, लेकिन चूंकि मैं 100 साल आगे के ज़माने से वापस आया हूँ, इसलिए अपने साथ 100 साल बाद ईजाद होने वाली कुछ चीज़ें ले आया हूँ। अंबर ने सिगरेट लाइटर निकाल कर चलाया तो इसका लहराता शोला देकर जीनत महल, बादशाह और कनीज़े एकदम से चौंक पड़ी। ये शोला कहाँ से निकल आया? कनीज़ ने पूछा। अंबर ने कहा कि इसके अंदर एक खास किस्म का तेल है जिसे पेट्रोल कहते हैं। यह भी आज से 100 साल बाद जमीन के अंदर से निकाला जाएगा। फिर इसने रिवॉल्वर निकालकर बादशाह को दिखाया। जनाब ना, यह भी आज से 100 साल बाद ईजाद होने वाला रिवॉल्वर है, जिसे आप आज के ज़माने में तमंचा कहते हैं। इसके अंदर 12 गोलियां पड़ती हैं और इसमें से कोई धुआं या शोला नहीं निकलता। ये देखें इसकी गोलियां। और अंबर ने जेब से गोलियों का डिब्बा निकालकर जीनत महल के आगे रख दिया। गोलियों को वो सब हैरानी से देखने लगे। बादशाह ने पूछा, ये मशीन किस काम आती है? अंबर ने कहा, इसे आप जादू की मशीन कह सकते हैं। ये ऐसी शय है कि जिसका काम देकर आप पर सकता भी तारी हो सकता है, क्योंकि ऐसी मशीन का आप अभी तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर उसने एक टेप बादशाह को दिखाई। इसको टेप कहते हैं। इस फीते पर आपकी आवाज़ पड़ी जा सकती है और इसे इस मशीन पर दोबारा से सुना जा सकता है। बादशाह उठकर बैठ गया। ये क्यों कर हो सकता है? अभी देख लीजिए ये सब कैसे हो सकता है। अंबर ने नई टेप चढ़ाकर माई का रुख जीनत महल की तरफ किया और बोला, मलका आलम कोई बात कहे। क्या बात करूं? अंबर ने बटन बंद कर दिया और मुस्कुराकर बोला, बस इतनी ही बात काफी है। फिर उसने टेप दबाकर टेप ऑन कर दी। स्पीकर में से जीनत महल की आवाज ने वही फिक्रा दोहराया था, क्या बात करूं? अंबर ने एक बार फिर टेप चलाई। जीनत महल की आवाज आई, क्या बात करूं? अपनी आवाज को बार बार मशीन में से निकलता सुनकर जीनत महल दंग रह गई। कनीज़े और बादशाह सलामत आंखें फाड़े हैरत से टेप रिकॉर्डर को तक रहे थे, जिसमें चलती हुई गोल टेप का फीता बार बार जीनत महल का ये फिक्रा दोहरा रहा था, क्या बात करूं, क्या बात करूं, क्या बात करूं। अमर ने टेप को बंद कर लिया और कहने लगा, मलकाए आलम, आपको यकीनन इस बात का सबूत मिल गया होगा कि मैं अगले जमाने से आया हूँ। मैं तारीख का बेटा हूँ। बादशाह ने अपना साथ थाम लिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। जीनत महल बोली, अगर तुम आज के बाद आने वाले जमाने में से आ रहे हो तो फिर तुम्हें इल्म होगा कि हमारे साथ क्या होने वाला है, इस जंग में किसकी फतह होगी और हमारा ताजो तख्त सलामत रहेगा या नहीं। अंबर ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि मुझे सब मालूम है, मगर मैं इसे ज़ाहिर नहीं कर सकता। क्यों? जीनत महल ने कुछ नाराजगी से कहा, इसलिए कि अगर मैंने आने वाली बातें और वाक़यात को ज़ाहिर कर दिया तो इस दुनिया का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, इसलिए मैं मजबूर हूँ, मुझे मजबूर ना करें। फिर अंबर ने एक ताज़ा टेप चढ़ाकर कहा, मैं जिस जमाने से आ रहा हूँ वो बड़ा तरक्की कर चुका है, इसका सबूत मुलाहिजा करें। और अंबर ने उन्हें लता मंगेशकर, नूरजहां और मेहंदी हसन के गानों की टेप सुनाई। सब भी इसका मुंह तक रहे थे। और फिर अंबर ने बमों के धमाके और शेर की दहाड़ें और जानवरों की आवाज़ें सुनाई जो उसने टेप पर रिकॉर्ड करने की थी। जीनत महल तो बुत बने ये सब कुछ सुन रही थी। मेरे अल्लाह, तुम किस दुनिया से ये चीज़ें उठा लाए हो? जीनत महल के मुंह से अपने आप निकल गया। बादशाह कहने लगा, क्या तुम अंग्रेजों के खिलाफ हमारी मदद नहीं कर सकते? अब्बा ने कहा, कर सकता हूँ, मगर सिर्फ इतनी सी कि मेरे कहने पर ये महल छोड़कर ना जाए। बादशाह ने जीनत महल की तरफ देखकर कहा, मेरा अपना भी यही ख्याल है कि हमें महल नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जीनत महल को अंग्रेजों के जासूस ने अपने एतमाद में ले रखा था। मलका जीनत को उसे भी यकीन दिलाया था कि अगर वो बादशाह को बख्त खान के मशवरे कबूल ना करने पर राजी करेंगी तो उनको बेटे को अंग्रेज वली अहद तस्लीम कर लेंगे और इसे कुछ नहीं कहा जाएगा। जीनत महल ने यह शर्त इसलिए कबूल कर ली थी कि उसे मालूम था कि फतह अंग्रेज की होगी। चुनांचे जीनत महल ने बादशाह की तरफ देखकर कहा, एक न एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा। फरंगी शाही महल में चाह रहे तो क्या करेंगे? जान से इज्जत बचाकर ही यहाँ से भागना पड़ेगा। अंबर ने कहा, काश आप शाही महल में ही रहे। जीनत महल ने अंबर को डांट कर कहा, तुम हमारे शाही मामलात में दखल देने वाले कौन होते हो?
अंबर ने आदाब बचा लाते हुए कहा, मलका आलम, मैं जानता हूँ आप लोगों का अंजाम क्या होने वाला है। अगर मैं आपको आपका अंजाम बता दूं तो आपको हरगिज यकीन नहीं आएगा, मगर खुदा की कसम ऐसा होकर रहेगा। ऐसा आपके मुकद्दर में लिखा जा चुका है। जीनत महल ने गुस्से से कहा, क्या लिखा है हमारी किस्मत में? क्या अंजाम होगा हमारा? यही ना कि हम मार दिए जाएंगे तो फिर क्या हुआ? अंबर बोला, मलका आलम, आपका अंजाम इससे ज्यादा दर्दनाक है। जीनत महल उठ खड़ी हुई। जुबान को लगाम दो अजनबी लड़के, अंबर ने बड़े अदब से कहा। मलका आलिया, आपने मुझसे हकीकत पूछी थी इसलिए मैंने वो बयान कर दी। इससे अगर आपकी दिल आजारी हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। इस पर बादशाह ने कहा, अंबर, तुम गैब की बातें करते हो मगर गैब का इल्म तो सिर्फ खुदा को है। अंबर ने कहा, बादशाह सलामत, ये मैं इस गैब की बात आपको बता रहा हूँ जो हो चुका है, वो सिर्फ आपके लिए गैब है। वगरना हकीकत यह है कि आज से 100 बरस आगे जाकर देखें, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के स्कूलों में बच्चों को आपके गदर की दास्तान पढ़ाई जा रही है। अखबारों में आपके और आपके शाही महल के गद्दारों के बारे में आए दिन मज़ामीन शाये होते रहते हैं। और रंगून में एकदम से अंबर रुक गया। जज्बात में आकर वो राज की बात कहने लगा था। बादशाह ने जज से पूछा, हाँ, रंगून में क्या हुआ था? तुम रुक क्यों गए? बात पूरी करो। अंबर ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे इजाजत नहीं है, मैं ये राज फाश नहीं कर सकता, ये तकदीर का राज है। बादशाह ने बड़े दर्द भरे लहजे में कहा, मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे एक भी बात नहीं बताओगे? कम से कम वो राज तो बता दो जिसके ज़ाहिर करने से तहरीक की जंजीर की कड़ियां सलामत रहेंगी। अंबर ने कुछ देर सोचा कि रंगून वाली बात बता देने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इस होने को कोई रोक नहीं सकता। अंबर ने सर्द आह में कहा, तो सुनिए बादशाह सलामत, अंग्रेजों को इस जंग में फतह होगी। बादशाह ने कहा, वो तो हम देख रहे हैं, ये बताओ कि हमारा अंजाम क्या होगा? अंबर ने कहा, आपको रंगून में जलावतन कर दिया जाएगा। क्या? बादशाह तख्त पर उठकर बैठ गया। जीनत महल कभी बादशाह और कभी अंबर का मुंह तकने लगी। उसने कनीज़ों को वहां से चले जाने का इशारा किया। कनीज़ें मुंह छुपाए जाने लगी तो मलका ने कहा, खबरदार, ये बात किसी पर ज़ाहिर न होने पाए। कनीज़ों ने झुककर कहा, हरगिज नहीं मलका आलिया। कनीज़ें चले गई तो अंबर ने मलका से कहा, अब इस बात को छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जुलावतनी अब कोई दिनों की बात है। बादशाह किसी गहरी सोच में गुम था। उसका बुरा चेहरा गम से और बुरा नजर आने लगा। उसने अपनी जवान मलका की तरफ देखकर अंबर से पूछा, और हमारी चहेती मलका? अंबर ने कहा, जलावतनी में ये आपके साथ होंगी। एक पल के लिए शाही ख्वागाह में सन्नाटा छा गया। बादशाह और मलका दोनों के रंग जर्द हो गए थे। किले की फसील की जानिब से अंग्रेजी तोप खाने ने दोबारा गोलाबारी शुरू कर दी थी। इसके जवाब में किले के ऊपर से मुगल सिपाही और मुजाहिदीन भी तोपे चला रहे थे, मगर उनकी आवाजें देर देर बाद आती थीं, जिसका साफ मतलब ये था कि उनके पास गोला बारूद खत्म हो रहा है। तोपों के धमाके शाही ख्वाबगाह में साफ सुने जा रहे थे। बादशाह ने एक ठंडी आह भरकर कहा, हमारे शहजादे, हमारे बेटों का अंजाम क्या होगा? अंबर ने आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत, तकदीर का ये वो पर्दा है जिसे मैं नहीं उठा सकता, मैं इस राज को फाश कर सकता। हाँ, मैं इतना मशवरा आपको जरूर दे सकता हूँ कि आप शाही महल को ना छोड़ें, और अगर महल छोड़ना ही पड़े तो फिर हुमायूं के मकबरे में ना जाइएगा। अगर वहां चले गए तो फिर वहां से बाहर ना निकलिएगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। कहने को तो अंबर ने ये कह दिया, मगर उसे मालूम था कि ऐसा होगा नहीं। बादशाह महल छोड़ देगा, वो हुमायूं के मकबरे में भी चला जाएगा और फिर हुमायूं के मकबरे में से बाहर निकलकर अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार भी होगा और इसके तीनों बेटों के सर काटकर खूनी दरवाजे पर लटका दिए जाएंगे। बादशाह ने कहा, शिकस्त के बाद तो हम अंग्रेजों की कैद में आ जाएंगे, फिर हमारी मर्जी कौन मानेगा? हमें क्यों कर इख्तियार होगा कि हम हुमायूं के मकबरे से बाहर आए? अंबर ने कहा कि आप दुरुस्त फरमाते हैं आलीजा, मगर फिर भी आप कोशिश करें कि मकबरे के अंदर ही अंग्रेज आपको गिरफ्तार करें। बादशाह खामोश हो गया, उसका सर झुक गया, उसकी उंगलियां अपने आप तस्वीर पर चल रही थी। ख्वाबगाह के बड़े फनोस पर लगी मोमबत्तियां झिलमिला रही थी, जैसे जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हो। मलका जीनत महल का चेहरा भी परेशान था। उसे अपने बेटे के वली अहद ना बनने का गम था, फिर भी उसके दिल में उम्मीद की एक किरण रोशन थी कि शायद अंग्रेज उसकी खिदमत के इवज तख्त बहाल करके उसके बेटे को इसका वारिस बना दे। अचानक किले की फसील की तरफ से एक भयानक धमाका हुआ। बादशाह ने चौंक कर कहा, या अल्लाह खैर। दो कनीजें दौड़ी दौड़ी आई और बुखलाई हुई आवाज में बोली, जिले लाई फरंगी ने किले की दीवार तोड़ डाली है। बादशाह खुदा के हुजूर सजदे में गिर गया और दुआ मांगने लगा। जीनत महल वहां से कनीजों के साथ चले गई। अंबर कुछ देर सजदे में गिरे हुए मुगल खानदान के आखिरी कमजोर और बूढ़े बादशाह को देखता रहा, फिर वो भी शाही ख्वाबगाह से बाहर निकल गया और जहाज डूब गया। जो होना था वो होकर रहा। बूढ़ा बादशाह अपने खानदान को लेकर शाही महल से निकला और हुमायूं के मकबरे में जा पड़ा।
कर्नल हिंडसन ने बादशाह के बेटों का खून पीने की कसम खा रखी थी। वो घोड़े पर सवार फौज लेकर हुमायूं के मकबरे पहुंच गया। हकीम हसनुल्लाह ने साजिश की और बादशाह को खानदान समेत बाहर निकलवा लिया कि जाकर आराम से शाही किले में रहे। मगर रास्ते में जब खूनी दरवाजा आया तो इस शाही काफिले को रोका। बादशाह के तीनों बेटों को बाहर निकाला, उनके सर काट कर खून पिया और तीनों सर खूनी दरवाजे में लटका दिए गए। दिल्ली शहर पर अंग्रेजों का पूरा कब्जा हो गया। हिंदू सिख फौज अंग्रेजों के साथ थी और मुसलमानों के मकान लूटकर उनका कत्ले आम कर रही थी। शरीफ पर्दादार मुसलमान औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए कुओं में कूद गईं। दिल्ली के कुएं मुसलमान औरतों की लाशों से भर गए। हिंदू सिख और अंग्रेजी फौजी मुसलमानों के घरों में घुस जाते, औरतों को अगवा कर लेते, मर्दों को वहीं कत्ल कर देते, सारा मालो असबाब लूट लेते। गलियां सुनसान हो गई थी। बाजारों में जगह जगह लाशें बिखरी पड़ी थी जिन्हें गिद्ध नोच रहे थे। अंबर से ये सब कुछ देखा ना जाता था मगर वो देखने पर मजबूर था। ये एक कौम की गद्दारी, बेकिरदारी और बदअमालियों की सजा थी जो उसे मिल रही थी और बुरों के साथ नेक भी पिस रहे थे। अंबर एक गली में से गुजर रहा था। उसे एक मकान के अंदर से किसी औरत की चीख की आवाज सुनाई दी। वो भागकर मकान में दाखिल हुआ। क्या देखता है कि दोस्त एक अंग्रेज फौजी एक मुसलमान लड़की को घसीट रहे हैं और वो दलान के फर्श पर लूट-पुट हो जा रही है। अंबर ने आगे बढ़कर एक सिख फौजी को पीछे से पकड़कर खींच लिया। अंबर ने अपना ब्रीफकेस हुमायूं के मकबरे में एक जगह जमीन खोदकर छुपा दिया था कि जब इस शहर से जाने लगेगा तो निकाल लेगा। इस वक्त अंबर के पास अपना बड़ा हुआ रिवाल्वर और कुछ गोलियां जेब में पड़ी थी। दूसरे सिख फौजी और अंग्रेज ने जब एक नौजवान को जो शक्ल सूरत से मुसलमान लगता था देखा तो इसे पुराने जमाने की लंबी लंबी नालियों वाली बंदूकें तान ली। अंबर ने उनकी बंदूकों की तरफ कोई ध्यान न दिया और उससे मुसलमान लड़की से कहा, बहन घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद को आ गया हूँ। दो सिख फौजियों ने अंबर को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। अंग्रेज फौजी ने बंदूक ऊपर लाकर अंबर के सर का निशाना लिया और फायर कर दिया। धमाका हुआ। अंबर कपड़े चाटकर उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं तुम तीनों को यहाँ से भागने की मोहलत नहीं दूंगा। तीनों फौजियों ने अंबर पर एक ही वक्त में अपनी अपनी बंदूकों का एक एक फायर चौंक दिया। 3 धमाके हुए। धुआं छटा तो यह देखकर तीनों काफिर और मुसलमान लड़की बड़ी हैरान हुई कि अंबर को कुछ भी नहीं हुआ था। अंबर ने जेब से अपना चुरमा रिवॉल्वर निकाल लिया। अंग्रेज ने रिवॉल्वर देखा तो पीछे हटा। अंबर ने बड़े सुकून से फायर कर दिया। गोली जो छोटी थी मगर बड़ी जालिम थी, अंग्रेज गुंडे के दिमाग में गई और दूसरी तरफ से खोपड़ी तोड़कर निकल गई। दोनों सिख भागने लगे मगर अंबर तो उन्हें उनके गुनाह और कत्लेआम की सजा देने का फैसला कर चुका था। उसने पीछे से एक एक गोली चलाई और दोनों सिख गोली खाकर जरा सा उछले और फिर उनकी लाशें अंग्रेज फौज की लाश के पास ही पड़ी थी। अंबर ने मुसलमान लड़की के सर पर जमीन से उठाकर दुपट्टा रखा। बहन, इसे ओढ़ लो। मुसलमान लड़की की आंखों में आंसू आ गए। भाई, तुम रहमत का फरिश्ता बनकर आए हो, मेरे माँ बाप को भी बचा लो। कहाँ है वो? हिंदू फौजी अफसर उन्हें सूली पर लटकाने के लिए पकड़ कर ले गए हैं, मगर इनका जुर्म क्या है? लड़की का नाम कुदसिया था। कुदसिया ने कहा कि इनका कसूर इतना है कि इनके घरों से सोना चांदी नहीं निकला, अगर निकल आता तो इन्हें छोड़ दिया जाता। एक तरफ जाड़ियां थी। अंबर ने कुदसिया से कहा, तुम इन जाड़ियों के पास बैठ जाओ, मेरा इंतजार करो, मैं इन लोगों को जाकर बचा लेता हूँ। कुदसिया डरती डरती रोती हुई आंखों के साथ आंसू पहुंचती जाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गई। सूली के पास 2 गोरखे हिंदू कर्नल मेज कुर्सी लगाए बैठे थे। 8 सिख फौजी उनके दाएं बाएं खड़े थे। सामने घास पर 10-12 मुसलमान मर्दों औरतें खौफजदा चेहरे लिए बैठी थी। 4-5 गोरखे सिपाही उनके ऊपर खड़े बंदूकें ताने पहरा दे रहे थे। अंबर बेधड़क जाकर एक गोरखे कर्नल के पास बोला, इन लोगों को छोड़ दो, इनकी जगह मुझे सूली पर लटका दो। गोरखा कर्नल ने अंबर को सर से पांव तक देखा। कौन हो? मुसलमान हो? हाँ। इसे सबसे पहले छुरी पर लटकाओ। सिपाहियों ने इसी वक्त अंबर को पकड़कर उसके दोनों हाथ पीछे बांध दिए। गोड़ के कर्नल आपस में हंसने लगे। सिख फौजी अंबर को सूली के पास ले गए। हिंदू गोरखा कर्नल बोला, जल्दी करो, हम इसकी फांसी का तमाशा देखेंगे। फिर दोनों हिंदू कर्नल कहके लगाकर हंसने लगे। अंबर
خاموش رہا. اس نے کوئی اعتراض نہ کیا. وہ سولی کے تختے پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا. اس کے گلے میں جلاد نے رسی ڈال کر کس دی. جلاد مسلمان تھا, یہ کسی کو خبر نہ تھی. اس نے امبر کے کان میں کہا, مجھے معاف کر دینا میرے بھائی. امبر نے کہا, تم مسلمان ہو کیا؟ خاموش. جلاد نے کہا. آہستہ بولا, نہیں تو یہ ابھی مجھے بھی تمہارے ساتھ پھانسی پر لٹکا دیں گے. امبر نے ہنس کر کہا, فکر نہ کرو بھائی, ابھی تم ایک ایسا تماشا دیکھو گے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. جلاد نے آہستہ سے افسوس کے ساتھ سر جھٹکا. سمجھ گیا کہ بیچارہ موت کے خوف سے پاگل ہو گیا ہے. اس نے کہا, خدا کو یاد کرو بھائی, یہ باتیں چھوڑو. ہندو کرنل چنگاڑا. ارے جلاد, کیا باتیں کر رہے ہو؟ جلاد نے ہاتھ باندھ کر کہا, سرکار یہ کہتا ہے رسی کا پھندا تنگ ہے. اس پر کرنل زور سے ہنسا. اسے کہو ابھی اور تنگ ہو جائے گا, فکر نہ کرو. دوسرے ہندو کرنل نے رومال ہلاتے ہوئے حکم دیا, دے دو پھانسی سے. جلاد نے تختہ کھینچ دیا. غیر امبر پھانسی کا پھندا گلے پر ڈالے لٹکنے لگا. قدسیہ کے منہ سے غم کے مارے چیخ نکل گئی. فوجی ادھر کو دوڑے اور قدسیہ کو کھینچ لائے. اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کے ماں باپ بھی رونے لگے, جو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ زمین پر بیٹھے اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے. امبر نے یہ نقشہ دیکھا تو اپنے ایکشن کو شروع کر دیا. سب سے پہلے تو اس نے ایک جھٹکا دیا اور رسی ٹوٹ گئی. وہ زمین پر گر پڑا. پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رسی کے جھٹکے سے توڑ ڈالا. ہندو فوجی سمجھے کہ مرنے کے بعد نیچے گر پڑا ہے, لیکن جب انہوں نے مردے کو زمین پر سے اٹھ کر اپنے ہاتھوں کی رسی کو گرفت سے آزاد کرتے دیکھا اور گلے کی رسی کو کھولتے دیکھا تو پہلے تو حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے, پھر کرنل کے حکم پر اس کی طرف لپکے, اسے پکڑ کر گولی مار دو. کئی گولیاں امبر پر فائر ہوئیں مگر امبر کے بدن سے ٹکرا کر نیچے گر پڑی. امبر نے جیب سے اپنا رومال نکالا, ریوالور نکال کر کھولا. اس پر ہندو فوجی گولیاں چلاتے رہے اور امبر نے ریوالور میں باقی 2 گولیاں بھی بھری اور پھر اوپر تلے 7 فائر کر کے 7 ہندو فوجیوں کی لاشیں زمین پر ڈال دی. ہندو کرنل تلوار سونت کر امبر کو قتل کرنے اس کی طرف بڑھا. امبر نے اس کی تلوار کا وار بڑے آرام سے اپنے ہاتھ پر لے لیا اور پھر تلوار کھینچ لی اور اسی تلوار سے کافر کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب باقی فوجی امبر پر ٹوٹ پڑے. امبر نے ایک ایک کر کے 10-11 ہندو سکھ فوجیوں کو ہلاک کر ڈالا. باقی بھاگ کھڑے ہوئے. یہ منظر دیکھ کر سارے مسلمان مرد و عورتیں اٹھ کھڑی ہوئیں. انہوں نے امبر کو گھیر لیا. یا اللہ تو نے رحمت کا فرشتہ بھیج دیا. قدسیہ سے اس کے ماں باپ لپٹ جاتے تھے. امبر نے ان سب کو کہا, فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ. لاہوری دروازے کی طرف سے نکل کر پنجاب کی طرف کوچ کر جاؤ. خدا تمہارا نگہبان ہو. سب لوگ امبر کو اس طرح سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہو جو ان کی مدد کرنے خاص طور پر زمین پر نازل ہوا تھا. آخر امبر کے کہنے پر وہ سارے لوگ لاہوری دروازے کی طرف چل دیے. امبر بھی وہاں سے نکل کر دوسری طرف چلا گیا. رات گہری ہو گئی تھی. شہر میں کئی جگہوں پر آگ لگی تھی جس کے شعلے سے آسمان روشن ہو رہا تھا. امبر دلی کی گلیوں اور سنسان بازاروں سے گزرتا کشمیری دروازے کی طرف آ گیا. یہ دروازہ انگریزوں کی توپوں کی گولہ باری سے بالکل تباہ ہو چکا تھا. جگہ جگہ لاشیں پڑی تھیں. امبر ہمایوں کے مقبرے کی طرف جانا چاہتا تھا جو وہاں سے کافی دور تھا. اس کا خیال تھا کہ رات مقبرے میں بسر کرے گا اور دن نکلنے پر دلی شہر کو چھوڑ کر کلکتے کی بندرگاہ کا رخ کرے گا اور پھر وہاں سے کسی بحری جہاز میں بیٹھ کر بسرا اور پھر مصر پہنچ جائے گا. اگرچہ اسے ابھی اپنے ماں باپ رشتہ داروں کو ملنے کے لیے 5000 سال کا انتظار کرنا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے وطن چل کر دیکھے کہ وہاں کس کی حکومت ہے. امبر شہر سے باہر ایک باغ کی دیوار کے ساتھ چل رہا تھا. باغ میں ڈرونا دے رہا تھا. دلی شہر کی ساری فضا ڈرونی ہو رہی تھی. یہاں اس نے ایک سائے کو دیکھا جو درختوں میں سے ہو کر باغ کی طرف جا رہا تھا. امبر کے دل میں خیال آیا کہ آدھی رات کو یہ کون شخص ہے. وہ ایک طرف چھپ گیا. سایہ پرانے باغ کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا. اس نے اپنے پیچھے دیکھا ہے کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا. پھر وہ تیزی سے باغ کے اندر داخل ہو گیا. امبر بھی اس کے پیچھے چل پڑا. سایہ کسی مرد کا تھا اور جس نے مغل زمانے کا لباس پہن رکھا تھا. رات کے وقت باغ پر قبرستان کی خاموشی چھائی تھی. آسمان پر ستارے چمکنے کی کوشش کر رہے تھے. ان کی روشنی بڑی پھیکی تھی. پھر بھی اس پھیکی روشنی میں امبر سایہ کو باغ کے چبوترے کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھ رہا تھا. چبوترے پہ پہنچ کر سایہ ایک زینے سے نیچے کے تہہ خانے میں اتر گیا. امبر بھی تھوڑا سا وقفہ ڈال کر زینے پر پہنچ گیا. زینے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی جو آگے کو جا رہی تھی. معلوم ہوتا تھا کہ اس سایہ نے زینے کی سیڑھیاں اترنے کے بعد موم بتی قسم کی کوئی شے روشن کر لی تھی. امبر آگے آگے جاتی ہلکی روشنی میں بڑھتا گیا. یہ ایک سرنگ تھی جس کی چھت سے جالے لٹک رہے تھے اور جو امبر کے سر سے کوئی فٹ اونچی تھی. چوڑائی صرف ایک آدمی کے سر کے گزرنے کی تھی. سرنگ کا ایک موڑ گھومنے کے بعد امبر نے سایہ کو دیکھا کہ ہاتھ میں موم بتی تھامے وہ آہستہ آہستہ سے چلا جا رہا تھا. ایک جگہ پہنچ کر سایہ رک گیا. امبر بھی سرنگ کی دیوار کے ساتھ لگ کر چھپ گیا. وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ شخص آدھی رات کو یہاں کیا لینے آیا ہے. سایہ نے موم بتی ایک پتھر پر رکھ دی.
जेब में से चाबी निकालकर सुरंग की दीवार में लगाई और एक छोटे से दरवाजे को खोल दिया और फिर वो मोमबत्ती लेकर इस दरवाजे में दाखिल हो गया। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया मगर ताला नहीं लगाया था। अंबर ने दरवाजे का एक पट आहिस्ता से खोलकर अंदर देखा। मोमबत्ती की रोशनी में उसने देखा कि वो साया एक बूढ़ा आदमी है जिसकी सफेद दाढ़ी उसके चौड़े सीने तक आई हुई थी। वो मोमबत्ती एक तरफ रखकर जमीन पर पड़े पत्थरों को इधर उधर हटा रहा था। फिर इन पत्थरों के नीचे से एक छोटा सा संदूकचा निकल आया। बूढ़े आदमी ने संदूकचा खोला, इसमें से गुलाब में लिपटी हुई एक डिबिया निकाली और उसे खोलकर गौर से देखने लगा। फिर उसने एक ठंडा सांस भरा और डिबिया में से एक लाकट बाहर निकालकर उसे चूमा। लाकट की जंजीर सफेद मोतियों की थी और जिसकी चमकीली शुआएं तहखाने में लहराने लगी। लाकट के दरमियान में कोई नोट जितना बड़ा हीरा था। इस हीरे में से बड़ी तेज रोशन शुआएं निकल रही थी जिसकी वजह से अंधेरे तहखाने में एक अजीब शफाफ किस्म की रोशनी फैली थी। अचानक बूढ़े ने चौंक कर पीछे देखा। उसे शक सा पड़ा कि कोई दूसरा इंसान वहां मौजूद है। पीछे अंबर खड़ा था। बूढ़े ने तलवार निकाली और अंबर पर हमला कर दिया। अंबर ने तलवार का वार अपने हाथों पर रोका और तलवार बूढ़े के हाथ से छीनकर उसे बड़े अदब से दोबारा पेश की और कहा, मैं मुसलमान हूँ, दिल्ली में मुसलमानों के जवाल पर गमज़दा हूँ। ये बताएं कि आप कौन है और ये कीमती लाकट या हार आप कहाँ ले जा रहे हैं। बूढ़ा अभी तक अंबर को हैरत और तशवीश की निगाह से देख रहा था। उसने कहा, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? हाँ, किस लिए? ये देखने के लिए कि अगर आप किसी मुसीबत में हो तो मैं आपकी मदद करूं। तुम कौन हो? अंबर ने कहा, इस सवाल का जवाब बड़ा लंबा है और इस वक्त मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। हमें बहरी जहाज पर सवार होना होगा। मुश्किल यह है कि इस वक्त सारे बहरी जहाज अंग्रेजों के कब्जे में हैं और आजकल हर मुसाफिर के सवार होने से पहले जबरदस्त तलाशी ली जाती है। अंबर ने कहा, इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। आइए इस तहखाने से बाहर निकलकर बाकी बातें करते हैं। तहखाने से बाहर आकर अंबर और बूढ़ा बाग के चबूतरे पर बैठ गया और बाकी सारा वक्त उन्होंने ये सोचने में बसर कर दी कि उन्हें किस तरीके से दिल्ली शहर से निकलकर कलकत्ते पहुंचना होगा। दिन की रोशनी हो गई। दोनों बाग में से निकलकर हुमायूं के मकबरे में गए। अंबर ने वहां से अपना ब्रीफकेस निकाला। बूढ़े ने पूछा कि इस संदूकचे में क्या है। अंबर ने कहा, ये वक्त आने पर आपको मालूम हो जाएगा। बूढ़े ने कहा, मेरा नाम आदिल है, तुम मुझे चचा आदिल कह सकते हो। मेरा ख्याल है तुम्हें ये अपना अंग्रेजी तर्ज का लिबास बदलना होगा, मुगलिया लिबास पहन लेना चाहिए, क्योंकि इस लिबास से तुम पर यहाँ के लोग शक कर सकते हैं कि तुम अंग्रेजों के जासूस हो। अंबर ने कहा, ठीक है, मेरे पास सोने की एक डली है, इसे बाजार में बेचकर नया लिबास खरीद लेते हैं। बूढ़े ने कहा, शहर में सोना तांबे के भाव बिक रहा है, लिबास मैं कहीं से ले आऊंगा। सोने की डली तुम अपने पास रखो, आगे जाकर हमारे काम आएगी। मेरे पास भी सफर में खर्च करने के लिए कुछ जवाहरात हैं जो हम कलकत्ते जाकर फरोख्त करेंगे। इसी दिन शाम के वक्त अंबर और आदिल चचा ने एक काफले के साथ कलकत्ते की तरफ सफर करना शुरू कर दिया। वो घोड़े पर सवार काफले के साथ साथ जा रहे थे। अंबर जिस जमाने से निकल कर आया था वहाँ बिजली की रेलगाड़ी और जेट हवाई जहाज चलते थे जो 1 घंटे में कलकत्ते पहुंचा देते थे, लेकिन जिस काफले के साथ वो सफर कर रहा था उसे 1 महीने के बाद कलकत्ते पहुंचना था। बहरहाल वो इसी तरह से सफर कर सकता था। काफला चलता रहा। आखिर एक रोज वो कलकत्ते पहुंच गए। अंबर को उस बूढ़े चचा आदिल ने बताया था कि ये हार शाही जलावतन बादशाह की इमानत है और वो ये हार उस तक पहुंचाना चाहता था, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर कलकत्ते का सफर शुरू कर दिया था। तो आगे क्या हुआ लिसनर्स, ये जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। क्या शाही हार जलावतन बादशाह तक पहुंच सका? आदमखोर जजीरे पर इन मुसाफिरों पर क्या गुजरी? अंबर से उसके पुराने साथी नाग की मुलाकात कहाँ पर हुई? आइंदा आने वाले एपिसोड में आप इंशाल्लाह मुलाहिजा करेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। ओके, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।